हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आज की वीडियो का ये टॉपिक है। आज हम इस चैप्टर 7 को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा आज एक ही वीडियो से समझने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये चैप्टर को आज हम क्लियर करेंगे, तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला टॉपिक मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। पहले हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एग्रीगेट डिमांड और डिमांड चैप्टर हमने पढ़ा ही होगा। डिमांड क्या होती है? किसी एक इंडिविजुअल सामान कितना खरीदना चाहता है, वो विलिंगनेस और एबल है कि नहीं है सामान खरीदने के लिए। लेकिन जहाँ वर्ड एग्रीगेट आ गया तो वहाँ टोटल डिमांड की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग खरीदना चाहते हैं, विच ऑल द सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स इकोनॉमी के, आर प्लानिंग टू बाय, जो खरीदना चाह रहे हैं, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जितनी उनकी इनकम है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के कितना गुड्स और सर्विस खरीदना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। समझ गए बात को। और एक और चीज़ हम बात करते हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि खर्चा, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वो भी एक ही बात होती है। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि वो कितना सामान खरीदना चाह रहे हैं, और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उतना सामान कितना खरीदा, तब भी बात एक ही है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का सामान उन्होंने खरीदा, इसका मतलब उन्होंने 1 लाख की डिमांड भी तो की होगी। तो एडी मतलब शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड को। तो एडी और एएस, ये जो ए ही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बात एक ही है। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ कि उन्होंने कितना खर्चा किया, या फिर मैं उन्होंने ये बात करूँ कि उन्होंने कितना डिमांड की, एक ही बात है, बिकॉज जितनी डिमांड करते हैं उतना ही बंदा खर्च करता है। समझिए बात को। तो इसीलिए ये एडी और एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है। एक चीज़ इसमें और समझ लेते हैं कि भाई एडी जो है वो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल नहीं है, इस वाली बात तो समझ लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, पहली बात तो। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने खर्चा कितना किया, दैट इज़ एडी। हालांकि खर्चा उतना ही करेगा, लेकिन हम वैसे एडी क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो वैसे एडी होता है एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज़ अगर हम समझे कि ये सभी हाउस होल्ड की बात करते हैं, ठीक है, इट कवर्स ऑल द सेक्टर्स, इसमें हम सभी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो सभी सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आता है हाउस होल्ड्स, कि हाउस होल्ड कितनी डिमांड कर रहा है। दूसरा आता है हमारा फर्म्स। तीसरा हमारा सेक्टर होता है गवर्नमेंट, हमारे इकोनॉमी के अंदर, कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। और बाकी होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर, जिसमें हम बोलते हैं, यानी कि सामान कितना बाहर बेचा, वहाँ से कितना खरीदा, उसको माइनस कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें एक और चीज़ इसके, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एक और चीज़ अगर हम बात करें कि एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यहाँ पर क्या आ गया, ड्यूरिंग अ पीरियड आ गया। क्या लिखा था? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर एक साल की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, तो इसीलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता है। स्टॉक तब होता है जब मैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूँ। समझ गए पहले मीनिंग? तो इसको कहते हैं एग्रीगेटिव। तो हम बात करते हैं एडी के कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, एडी के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हम बात कर रहे थे कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो अगर डिमांड कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि खर्चा और डिमांड एक ही बात है लगभग। तो ये खर्चे की बात करेगा हमेशा, कि हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया फाइनल गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए। ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है डिस्पोजेबल इनकम से। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो खर्च कर सकते हैं, जो पैसा हम खर्च कर सकते हैं। जितना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं उतना ज़्यादा बंदा खर्च करेगा, जितना कम खर्च कर सकते हैं उतना ही हमारा कम खर्चा होगा। अगला होता है फर्म्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, मतलब जो फर्म इन्वेस्ट कर रही है। फर्म क्या खरीदती है? फर्म खरीदती है जैसे कि कैपिटल गुड्स, तो उस पर अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल गुड्स का मतलब जैसे मशीन, प्लांट एंड मशीनरीज, ठीक है, बिल्डिंग, वो अगर खरीद रही है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, वो डिमांड में ही आएगा। ऐसे ही अगर कोई इन्वेंट्री पे खर्च कर रही है, यानी कि इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, ये आपने पढ़ा भी होगा नेशनल इनकम में, कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कि इस साल आपने इन्वेंट्री में कितनी बढ़ोतरी करी, वो भी इसके अंदर आता है। गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया कंज्यूमर गुड्स पे, ठीक है, या फिर कैपिटल गुड्स पे, दोनों आते हैं इसके अंदर।
और कंज्यूमर गुड्स हो गए, जैसे कि आपका लो एंड ऑर्डर में एजुकेशन पे खर्चा किया, हेल्थ पे, ये हाईवे बनाने पे, रोडवेज बनाने पे। फिर लास्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो लिखा हुआ था, यानी कि फॉरेन सेक्टर, नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं उसे। एक्सपोर्ट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं कि मैंने बाहर से सामान कितना खरीदा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने नेट एक्सपोर्ट कितने की। और शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई बोल दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी बोल दिया, और नेट एक्सपोर्ट को एक्स माइनस एम बोल दिया। तो एडी का फॉर्मूला क्या बन गया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन अगर दो सेक्टर की बात करें, क्योंकि हम ज़्यादातर इकोनॉमी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ दो सेक्टर की बात करेंगे, तो एडी दो सेक्टर में क्या होता है, सी प्लस आई। यानी कि सिर्फ अगर मान लें कि दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म्स, तो वो सी प्लस आई ही एडी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो बात करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी, कि एडी को अगर मुझे डायग्राम की फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो देखिए एडी आपको पता है जैसे कि वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, कि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो हमारा डिमांड भी हम ज़्यादा करेंगे, जितना जेब में पैसा होगा और ज़्यादा हम खरीदेंगे सामान। और अगर हमारी इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली बात है एडी भी कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जब हम एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल से ही डायग्राम बनाते हैं, तो शेड्यूल बनाएंगे सबसे पहले, तो शेड्यूल में सबसे पहले आपको इनकम दिखानी है कि इनकम कितनी है, उसके हिसाब से कंजम्पशन डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा खरीदेंगे सामान। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, फिर एडी निकालेंगे। दो सेक्टर की बात कर रहे हैं, सी प्लस आई करके निकालेंगे। ठीक है, तो इनकम का हम शेड्यूल जब बनाएंगे, तो देखिए मान लेते हैं कि पहले आपकी इनकम जीरो होती है, जीरो है आपकी इनकम, उसके बाद आप 100 से कमा रहे हो। अब ये एक इमेजिनरी फिगर है, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम यही लेंगे पूरे चैप्टर में, कि पहले जीरो इनकम है, फिर मान लेते हैं हमने 100 कमाई, फिर 200 कमाए, फिर 300 कमाए, ऐसे 100 से बढ़ा दो, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे डायग्राम बनाना आसान होता है। इनकम तो कुछ भी हो सकती है, मैं जानता हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि इनकम कुछ भी हो सकती है। और ये जो हम फिगर लेते हैं ज़्यादातर हम यहाँ पर करोड़ में लेंगे, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक बंदे की इनकम की बात नहीं कर रहे, सभी की इनकम की बात कर रहे हैं। तो मान लो 400 होगी, फिर आपकी 500 होगी, 600। एक प्रॉपर शेड्यूल ऐसे बनाना है। कंजम्पशन की बात करें, देखो चाहे आपकी इनकम जीरो हो, चाहे आपकी 100 हो, आप भैया कंजम्पशन तब भी करते हो। चाहे आपके 1 रुपया नहीं आपके पास, तब भी आप खर्चा कर रहे हो। उस वक्त आप अभी कमा नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं खर्चा नहीं होता आपका, होता है ना। आपको भैया बेसिक नीड्स के लिए खर्चा चाहिए, रोटी कपड़ा खाना पीना तो है ही ना आपको, खाना पीना रहना खाना ये सब चीज़ें। तो मान लेते हैं कि आपको 40 करोड़ पे खर्चा होता है, बिना इनकम आपकी है, इनकम नहीं है तब भी 40 करोड़ खर्चा हो रहा है। अब ये इमेजिनरी फिगर है, जैसे मैंने बताया इमेजिनरी लेना है। यहाँ भी मैंने 100 से बढ़ाया, यहाँ भी, यहाँ मैं 80 से बढ़ा रहा हूँ, इमेजिनरी है अपने हिसाब से। ठीक है, तो 80 से बढ़ाता हूँ, तो अगर मैं 80 से बढ़ाऊँ तो देखो ये 120 हो जाएगा। और शुरुआत में आपकी इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। देखो पहले 100 इनकम है, लेकिन खर्चा 120 करोड़ हो रहा है। ये भी आपको दिखाना जरूरी है कि जीरो पे आपको इनकम खर्चा होता है, स्टार्टिंग में खर्चा ज़्यादा होता है इनकम से, उसके बाद 80 से ही बढ़ाओ, जैसे कि यहाँ बढ़ा रहे थे, ताकि एक प्रॉपर डायग्राम बने। तो 80 से बढ़ाओगे 200 का हो गया खर्चा, फिर 80 से बढ़ाओगे 280 हो गया। ये देखो एक चीज़ आपको दिखा पा रहे हो आप, 100 से क्यों नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि आपको एक चीज़ दिखानी है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो अब आपका खर्चा कम करोगे, क्योंकि अब आप सेव करना स्टार्ट करोगे। ये भी आपको दिखाना है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने स्टार्ट होगी, अब पहले जो खर्चा ज़्यादा हो रहा था अब कम होगा, क्योंकि 300 इनकम में देखो 280 खर्चा हो रहा है। 300 नहीं करा मैंने, 400 नहीं करा, क्योंकि अब आप सेविंग करना स्टार्ट करोगे, समझ गए। फिर 400 इनकम हुई तो 80 से ही बढ़ाओ, तो तब भी आपका देखो आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हो, अब सेविंग करने लग जाओगे। 500 इनकम है तो लेकिन खर्चा 80 से ही बढ़ाओगे आप तब भी, इसलिए जानबूझ के शेड्यूल ऐसा बना रहे हो। तो 440 हो गया, फिर 520 हो गया, समझ लो हमारी बात। इस तरीके से आपको बनाना है शेड्यूल, ऐसे करोगे तब बढ़े रहेगा। तो आप ये आपको डेटा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ कि भैया चाहे आप इनकम कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है फर्म को, यानी कि मशीन वगैरह खरीदनी पड़ती है, और वो कांस्टेंट है। एक बार खर्चा कर दिया वही रहेगा, चाहे कोई भी इनकम हो। मान लेते हैं 20 करोड़ खर्चा कर रही, तो 20 करोड़ ही रहेगा, चाहे आपकी इनकम 100 हो, चाहे जीरो हो, चाहे कुछ भी हो। मेरी बात समझ रहे? तो इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मानना है कि यानी कि फर्म खर्चा जो मशीन वगैरह पे कर रही है या इन्वेंट्री पे कर रही है, ये मान के चल रही है कि वो कांस्टेंट करती है,
एक ही खर्चा करती है। अब AD निकालते हैं C प्लस I, दोनों को जोड़ के, तो 40 20 हो गए 60, ये हो गए 140, ये हो गए 220, ये 300, ये 380, ये 460 एंड 540। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। जरा इधर डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। डायग्राम देखिए, अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है आपने, जिसमें हमने देखिए ऐसे एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। इनकम को वाई बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, CI और ये, तो इनकम नीचे ली, AD यहाँ लिया, और AD देखिए पहले इनकम की फिगर 0 100 200 है, तो मैंने वही 0 100 200 300 ऐसे ले लिया। फिर यहाँ पर नंबर ऐसे लिए कि ये सारे नंबर फिट हो जाए, क्योंकि कंजम्पशन का ग्राफ भी बनाना है, इन्वेस्टमेंट का भी, AD का भी। तो मैंने 80 से गैप ले लिया। आप छोटा छोटा गैप ले सकते हो ताकि बढ़िया बने। अभी मैंने 80 का गैप लिया है, तो देखिए 20 यहाँ पर आएगा, थोड़ा आधे से भी आधा, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सीधा बनेगा, बिकॉज हर एक इनकम पे 20 ही है, तो बिल्कुल सीधा बनेगा। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट रहती है। फिर C 40 है 0 पे, तो यहाँ से बनेगा, और AD 60 है, थोड़ा ऊपर बनेगा। इस तरीके से जब आप इसको पॉइंट को प्लॉट करोगे तो सीधा बनेगा बिल्कुल। और AD और C दोनों ही पैरेलल बनेंगे एक दूसरे के। ध्यान समझो क्यों, क्योंकि देखो AD में से अगर मैं कंजम्पशन माइनस करूँगा तो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है। तो हर एक इनकम लेवल पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो इसलिए इन दोनों का जो गैप होता है, इन दोनों का गैप बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अगर गैप कांस्टेंट है तो फिर ये ग्राफ भी कैसे आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी कि इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल पैरेलल बनेगा एक दूसरे के, और जो गैप होगा वो क्योंकि कांस्टेंट है दोनों के बीच में, इस वजह से जो गैप है वो भी पैरेलल बनता है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अब, तो देखिए अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, सबसे पहला है कि AD का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो C प्लस I, यहाँ पर AD कैसे निकाल रहे हैं, C प्लस I करके। दूसरा बात करें तो भैया पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0, यानी कि जब इनकम 0 थी तब भी कंजम्पशन थी, उसे क्या बोल रहे थे, उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और डिनोट करते हैं C बार से। यहाँ पर आपको ऐसे दिखाना है कि भाई जो कंजम्पशन है 0 लेवल पे वो C बार है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो हमें बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए चाहिए होती है। और कंजम्पशन कर्व का स्लोप की बात करें, यानी कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है, ये अपवर्ड बन रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो भैया कंजम्पशन बढ़ती है, इस वजह से। अगला हम बात करें तो भैया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो कैसे बना था, बिल्कुल सीधा, यानी कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। AD कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट अगर बात करें तो कैसे निकल रहा है, एक तो C बार, क्योंकि देखो AD ऑटोनोमस कंजम्पशन पहले थी 40, और उसको फिर प्लस करा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, तब AD निकला। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकल रहा है AD का, C बार प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। AD कर्व का स्लोप वो भी पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो AD भी बढ़ता है। अगला हम बात करते हैं अब एग्रीगेट सप्लाई की। देखो एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई का मतलब कितना सामान प्रोड्यूसर बनाना चाह रहा है, बनाया नहीं है, जैसे वो सामान खरीदना चाह रहा है, यहाँ पर है बनाना चाह रहा है, यानी कि इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विस। फाइनल गुड्स और सर्विस की जो मनी वैल्यू है, यानी कितने का सामान बनाना चाह रहा है, दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। सप्लाई का मतलब बेचना चाह रहा है या बनाना चाह रहा है इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक साल के अंदर कितना सामान वो बेचना चाह रहा है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम इक्वल होती है हमेशा, यानी कि AS हमेशा Y के इक्वल आता है। Y का मतलब नेशनल इनकम। ऐसा क्यों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को याद करो दोबारा से। जितना सामान हमारे इकोनॉमी में बनता है, ठीक है, उतना ही लोग खरीदते हैं, हाँ या ना। और जितना लोग खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं, इनकम। जब वो सामान को बनाने के लिए जो फैक्टर सर्विस लेता है फर्म, आपको याद है ना, फर्म क्या लेता है हाउस होल्ड से, फैक्टर, देखो फैक्टर सर्विस देता है हाउस होल्ड, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर फर्म उसके बदले में क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है, और जितनी फैक्टर पेमेंट होते हैं उतना ही सामान खरीदता है, और जितना सामान खरीदता है उतना ही सामान बना होगा, इसका मतलब। यानी कि जितना सामान इकोनॉमी में बना होगा उतना ही इनकम भी होगी हाउस होल्ड की, नेशनल इनकम भी उतनी आएगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का सामान हमारे इकोनॉमी में बना है, इसका मतलब 1 लाख ही खरीदे है हाउस होल्ड ने, 1 लाख ही खरीदेगा। और कैसे खरीदेगा, जब पैसा होगा जेब में, तो नेशनल इनकम इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए ही होगी इसकी। तो
इसका मतलब AS और नेशनल इनकम एक ही बात होती है। तो अगर कंपोनेंट की बात करें तो भैया जो नेशनल इनकम कंपोनेंट है वही AS की कंपोनेंट। नेशनल इनकम कंपोनेंट क्या है भैया, जितना सामान उसके पैसा है वो या तो खर्च करेगा या तो सेविंग करेगा। तो कंजम्पशन प्लस कर दो, कंजम्पशन में सेविंग प्लस कर दो, वो उस नेशनल इनकम से या तो खर्चा करेगा या सेविंग करेगा, दोनों को प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम आ गया तो वही AS है। तो AS इज इक्वल टू C प्लस S, ये फॉर्मूला बन गया। देखिए अब बात करें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की कि AS का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो जो नेशनल इनकम ग्राफ होगा वो AS का ग्राफ होगा, सिंपल सी बात है। तो AS और नेशनल इनकम का जो कर्व है वो कोइंसाइड कर जाता है, यानी कि एक साथ मिल जाता है। शेड्यूल पहले बनाते हैं, वही शेड्यूल बनाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो इनकम हम ले रहे थे ना, जो फिगर ले रहे थे वही फिगर हर पूरे चैप्टर में लेनी है। जैसे कि 0, फिर 100 होगी इनकम, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, 600, यही आपको फिगर पूरे चैप्टर में लेनी है ताकि आपका ग्राफ सही बने बिल्कुल, ठीक है, यही आपको लेना है। उसके बाद जैसे मैंने को बताया था कंजम्पशन का ग्राफ, कंजम्पशन की फिगर भी वही लेनी है जो पहले ले रहे थे कि 0 लेवल पे कंजम्पशन रहेगी, फिर 40 से फिर 80 से बढ़ती रहेगी, फिर 120 होगी, फिर 200 होगी, फिर 280 होगी, 80 से बढ़ाते जानी है, 80 से, तो ये 440 हो गई, फिर 520 होगी। समझ गए बात को, इस तरीके से बनानी है। सेविंग क्या होता है, अब देखो ध्यान से, सेविंग कैसे निकलेगा। सेविंग आपका निकलता है कि भैया जो आपकी जितनी इनकम है उसमें से आपने खर्च कितना कर दो, माइनस कर दो, तो जो बच गया वही तो सेविंग है। अगर इनकम में से मैंने खर्चा माइनस कर दिया तो समझ गया सेविंग आ गई। अब यानी कि इनकम 0 में से 40, तो 0 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस का 40, यानी कि सेविंग नहीं है यहाँ पर कहेंगे डिस सेविंग है। यहाँ पर मैं सेव नहीं कर रहा, यहाँ पर खर्चा कर रहा हूँ, सिर्फ सेव कर ही नहीं रहा, माइनस में आ रहा बल्कि। फिर 100 में से 120 गया, -20, यानी कि थोड़ा खर्चा मैंने कम कर दिया, पहले ज़्यादा कर रहा था अब कम हो गया थोड़ा, -20, यानी कि सेविंग थोड़ी कम होगी, मतलब सेविंग का जो नेगेटिव फिगर है वो कम होगी। अब धीरे धीरे सेव करना स्टार्ट कर। फिर 200 - 200 0, यानी कि अब मैंने पूरा खर्चा कर दिया, अब यहाँ से सेविंग स्टार्ट होगी। 300 - 280, अब मैंने 20 का सेव किया। ध्यान रखना ये करोड़ में फिगर है सारी, अमाउंट इन रुपीज़ करोड़। अब मैंने 20 करोड़ का सेविंग करी। फिर 400 - 360, मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है धीरे धीरे कंजम्पशन घटती रहेगी, सेविंग बढ़ती जाएगी, वही हो रहा है। फिर 40 की सेविंग हो गया है, 500 में से 440 गया, 60 और ये 80। तो समझ गया बात को। तो स्टार्टिंग में तो सेविंग नहीं होती, माइनस में जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनकम बढ़ती है तो सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। AS कैसे निकलेगा, वही निकलेगा जो इनकम है। C प्लस S करो, 40 - 40 0, देखो वही 0 था। 120 - 20 100, देखो 100 ही इनकम थी। तो कुछ भी आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, AS और इनकम एक ही बात है, वही आएगा, 200 + 0 200 ही आएगा। तो कहने का मतलब आप चुपचाप वही इनकम की फिगर ले सकते हो, क्योंकि भैया आपने इनकम में से कुछ पैसा सेव किया या तो खर्चा किया, दोनों को प्लस करोगे तब भी इनकम ही निकलेगा। तो ये AS है, इसका शेड्यूल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा। जब आप एक्स एक्सिस लोगे इनकम, इधर कंजम्पशन एंड सेविंग लोगे, और कंजम्पशन और सेविंग में देखो 100-200 के आसपास है, 100-200 का गैप लिया, यहाँ भी 100-200 गैप लिया, तो दोनों का गैप बिल्कुल बराबर है। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सीधा ड्रॉ होगा, वही इनकम का, वही नेशनल इनकम ग्राफ है, वही AS का ग्राफ है। और सबसे अच्छी बात है ये 45 डिग्री बनेगा, इसका एंगल यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि जो भैया जो इसका जो यहाँ गैप है वही यही है, यानी कि कंजम्पशन और सेविंग और इनकम ये दोनों बराबर है, इस वजह से ये बिल्कुल बीच में ड्रॉ होगा। देखो पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, और जब दोनों बिल्कुल बराबर है तो भैया जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल 20 से पास होगा। तो 20 से पास होगा तो ये 45 डिग्री दोनों को डिवाइड कर देगा इनकम, दोनों का बिल्कुल, यहाँ भी गैप बराबर है, यहाँ भी गैप बराबर है, तो ग्राफ 20 से आ रहा है तो बीच में क्या होगा, 45 डिग्री एंगल होगा। तो इस तरह से होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, उसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन। जैसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कि हाउस होल्ड कितना खर्च करना चाहता है, वो प्रोपेंसिटी निकालना, किस रेट पे खर्च करना चाहता है। तो इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, कि कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। मतलब कितनी इनकम होती है तो वो कितना खर्च करता है, कितनी इनकम होती है कितना खर्च नहीं करता है, उसके हिसाब से रिलेशनशिप निकालना। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं C,
इज इक्वल टू एफ वाई। सी का मतलब कंजम्पशन, वाई का मतलब आपको पता ही नेशनल इनकम है, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो हाउस होल्ड है उसकी कितनी इच्छा है एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम पे सामान खरीदने की। मान लो 0 इनकम है तो कितना सामान खरीदना चाहता है, 100 इनकम है तो कितना सामान खरीदना चाहता है, ठीक है। तो ये कंजम्पशन लेवल दिखाता है अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम का। जैसे इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि ये बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कुछ चीज़ें उसे ज़्यादा पसंद होती है तो वो ज़्यादा खरीदता है, कुछ चीज़ें कम पसंद होती है तो कम खरीदता है। हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को लत लग गई है मान लो टोबैको खाने की तो वो ज़्यादा खाएगा, समझ गए बात को। अब इसका शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल वही बनेगा जो आप पहले भी बना चुके हो। अभी इनकम और कंजम्पशन का शेड्यूल बनाएंगे, सिर्फ इनकम कंजम्पशन का। मैं वही बता रहा हूँ कि हर जगह वही शेड्यूल काम आने वाला है। देखो वही शेड्यूल बनेगा। देखिए अब शेड्यूल वही है, जैसे कि इनकम 0 तो कंजम्पशन फिर भी होती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन से बोलते हैं। इनकम 100 तो कंजम्पशन 120। पहले कंजम्पशन ज़्यादा होती है इनकम से स्टार्टिंग में, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो कंजम्पशन धीरे धीरे 80 से ही बढ़ेगी। लेकिन इनकम देखो ज़्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगी, क्योंकि उस समय सेविंग कर रहे होगे, है ना। अभी सेविंग का बढ़ा था हमने। तो ऐसे देखो ग्राफ बना के दिखाना है। देखो ये कंजम्पशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, इनकम का ग्राफ को पता है 45 डिग्री लाइन ऐसे बनेगी, इनकम नीचे या कंजम्पशन। तो ये जो कंजम्पशन है स्टार्टिंग में 0 लेवल ऑफ इनकम है, इसे क्या बोलते हैं, सी बार, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और आपको एक और बात बताया कि स्टार्टिंग में सेविंग नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग में खर्चे ज़्यादा है इनकम से भी, तो स्टार्टिंग में डिस सेविंग होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो कंजम्पशन ऊपर है, इनकम नीचे है, तो कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखो 200 पे हमारा कंजम्पशन और इनकम बराबर होगी थी, तो उसे ई पॉइंट बोलेंगे, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। कंजम्पशन और इनकम जहाँ बराबर होती है उसे, उस पॉइंट पे सेविंग बिल्कुल नहीं होती, 0 सेविंग। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कंजम्पशन कम होती है, इनकम ज़्यादा होती है। देखो इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है उस पॉइंट पे, क्योंकि आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है। देखो पहले पे आपने 20 रुपये सेव करे, 20 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 60, ऐसे देखो कंजम्पशन उतनी की उतनी है लेकिन सेविंग बढ़ती जा रही है, समझ के बात को। तो ये इस तरीके से होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की। जैसे कि आपको सबसे पहला है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग पॉइंट है ये कंजम्पशन कर्व का, ये पॉइंट है, सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सी पॉइंट। लेकिन इसका इंप्लाइज क्या कर रहा है कि वहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सी बार, यानी कि वहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है एट ओ सी, कि जो 0 लेवल ऑफ इनकम में भी खर्चा हो रहा है 40 करोड़ का, ठीक है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है, देखो ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप। वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन हाँ एक बात पक्की है कि स्टार्टिंग में इनकम जब बढ़ रही है तो कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इनकम ज़्यादा बढ़ती है, कंजम्पशन कम रेट से बढ़ता है, समझ गए। उसके बाद इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, जब इनकम, देखो स्टार्टिंग में इस पॉइंट तक, इससे पहले इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस सेविंग। तो देखो वही लिखा हुआ है, द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग। फिर जब ई पॉइंट पे आया, ब्रेक इवन पॉइंट जिसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंजम्पशन और इनकम बराबर होगी, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसे हम ओ एम बोल देंगे, ओ एम। तो ओ एम लेवल ऑफ इनकम, जैसे 200 पे हमारा क्या होगा, सी इज इक्वल टू वाई होगा, यानी कि सेविंग वहाँ पर 0 होगी। उसके बाद अगर बात करें फिर इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, अगर इनकम उसके बाद देखो ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग। तो ई पॉइंट के जितने भी आगे जितने पॉइंट है, ई पॉइंट के आगे वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है तो सेविंग हो रही है। देखिए हम उसके बाद बात करते हैं हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 2 तरीके के प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होते हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज का मतलब कि भाई कि जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं इनकम के हिसाब से, वो एवरेज बेसिस पे बताओ कि उसका कितना पोर्शन है या कितना परसेंटेज है, कितना रेशियो की फॉर्म में है, उसको कह सकते हैं। मार्जिनल का मतलब कितना एडिशनल हम कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि जब इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जब जितनी इनकम है उसका कितना पोर्शन कंजम्पशन कर रहे हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ये होता है। तो इसका मतलब देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या होता है, इट रेफर्स टू
रेशियो निकालना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो किया टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, उस इनकम जिस इनकम लेवल पे आपने कंजम्पशन किया उसकी रेशियो निकालना। तो कैसे निकलेगा, एपीसी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एपीसी। कंजम्पशन ऊपर लिखो कितना कंजम्पशन किया, नीचे लिखो किस इनकम पे किया, तो आपका क्या आ जाएगा, एपीसी आ जाएगा। अब शेड्यूल और डायग्राम बना के देखते कैसे दिखता है। देखिए जब उसका शेड्यूल बनाएगा तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा लगभग। ये इनकम आ गई, ये कंजम्पशन आ गया। एपीसी उसकी अगर बात करें तो देखो क्या है, तो पहले एपीसी कैसे निकलेगा, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करके। तो 40/0 भैया 40/0 करूँगा तो डैश लिखेंगे, या फिर आप कह सकते हो इन्फिनिटी। देखो ध्यान से, किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो इसको मैं इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। समझ गए बात को, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो इन्फिनिटी आता है, यानी कि कोई नॉट डिफाइंड। फिर 120 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.20। ठीक है ना, ऐसे एपीसी, यानी कि मैं इनकम का 1.20 पोर्शन खर्च कर रहा हूँ। आप कह सकते हो 120%। ठीक है, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं, 200/200 भैया आ गया, 280/300 0.933 आ गया, यानी कि 300 का जब 0.933 निकालोगे तो यही आएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करते आ गया। इस तरह से एबीसी निकलता है। ग्राफिकली देखिए कैसे इसको शो करते हैं। ग्राफिकली ये ऐसे शो होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि फॉर्मूला किस तरह से बना या कैसे ये रिप्रेजेंट करता है। देखो ध्यान से, ये कंजम्पशन कर्व है, आपको पता है, ये इनकम है, ये कंजम्पशन है। कोई पॉइंट हमने ले लिया, जैसे मान लो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये ए पॉइंट ले लिया, ये एन बोल लिया, इसे y1 बोल लिया। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बोलेंगे वो क्या है, इनकम, यानी कि OY1 एन से लेकर, क्योंकि ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सामने वाली लाइन को। सामने वाली लाइन क्या है, इनकम, यानी कि किसी भी इनकम को लेवल को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करा तो इसे बोले OY1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सामने वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। कौन सी कंजम्पशन, ON वाली। और हमने फॉर्मूला कैसे बनाया एबीसी का, कि कंजम्पशन को डिवाइड करना है इनकम से, यानी कि ON डिवाइड बाय OY1, तो फॉर्मूला बन गया। तो कोई भी आप लेवल पे निकाल सकते हो कि यहाँ से देख सकते हो कि कंजम्पशन यहाँ ज़्यादा है, इनकम कम लग रही है, तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। स्टार्टिंग में आप देखो तो स्टार्टिंग में देखोगे ना, वही है स्टार्टिंग में भी, कि यहाँ पर कंजम्पशन है और इनकम कम है, तो कंजम्पशन ज़्यादा होती है, इनकम कम हो रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बाद में इनकम ज़्यादा होती रहेगी और कंजम्पशन कम होती रहेगी। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकता है एपीसी। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ से कई सारे एमसीक्यू भी आते हैं कई बार। ठीक है, कई बार से क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले एपीसी इज़ मोर देन 1। पहले इंपॉर्टेंट चीज़, एबीसी मोर देन 1 होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है तो देखो एपीसी 1 से ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, कम भी हो जाता है स्टार्टिंग में, देखिए 1 से ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में 1 से ज़्यादा कब होता है, जब ये कंजम्पशन ब्रेक इवन पॉइंट, आपको याद है अभी पीछे बताया, मैं बताया था क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे कि दोबारा दिखाया तो आपको ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे पहले कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है, तो इसका मतलब एपीसी भी 1 से ज़्यादा आएगा। तो बिल्कुल एपीसी कब 1 से ज़्यादा होता है, जब बिफोर, आप कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। ठीक है ना, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट आपका ये एपीसी 1 से ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, एपीसी 1 कब होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगा तो भैया 1 ही तो आएगा। 200 को जैसे 200 से डिवाइड करा तो 1 आ गया था। ठीक है ना, एपीसी लेस देन 1, बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होता है, एपीसी 1 से कम हो जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो 1 से कम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एपीसी, ठीक है, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट 1 से कम हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से बोलना, ये 1 से कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन एक कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान से समझना, 1 से कम होता रहेगा लेकिन 0 कभी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंजम्पशन तो भैया कभी ना होती ही रहेगी, कंजम्पशन कभी बंद नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन की हमने बात करी थी कि चाहे इनकम 0 क्यों ना हो फिर भी हम कंजम्पशन करते हैं ना।
तो इसलिए कभी ज़ीरो कैसे हो जाएगा एपीसी, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से बनने वाली बात है। एपीसी कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि कंजम्पशन तो भैया होती ही है चाहे इनकम हो या ना हो। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि एपीसी गिरता है, क्योंकि आपको दिख रहा है साफ साफ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो जो कंजम्पशन है वो गिरती है। तो स्टार्टिंग में देखो गिर रही, हाँ स्टार्टिंग में नहीं, उसके बाद देखो इनकम जैसे बढ़नी स्टार्ट हुई है ब्रेक इवन के बाद, तो एपीसी गिरता है, कंजम्पशन गिरती है तो एपीसी भी गिरेगा। ठीक है, ये चीज़ है। देखो इसमें लास्ट पॉइंट वही है कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि जीरो तब हो सकता है जब कंजम्पशन जीरो होगी, बट कंजम्पशन कभी जीरो नहीं सकती, क्योंकि आपको जैसे पता है कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी जब कंजम्पशन हो रही थी तो भैया कंजम्पशन कैसे जीरो हो जाएगी। कंजम्पशन जीरो तब होती ना जब जीरो इनकम होगी, बट जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कुछ कंजम्पशन थी, इसका मतलब कंजम्पशन तो रहती है हमारे पास चाहे इनकम हो या ना हो। तो भैया कंजम्पशन जीरो कैसे हो सकती है, तो एपीसी कैसे जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या कहता है कि भाई इसे एमपीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। वो था कि भैया जितनी कंजम्पशन करी किस लेवल ऑफ इनकम पे करी, सो डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगी। ये है कि जितनी मतलब कंजम्पशन बढ़ी उसके हिसाब से इनकम कितनी बढ़ी उसकी रेशियो निकालना। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, इनकम जितनी बढ़ी उसके हिसाब से कंजम्पशन कितनी बढ़ी, दैट इज एमपीसी। इनकम जितनी बढ़ी या कम हुई, जो भी वैसे बढ़ेगी, तो इनकम जितनी बढ़ी उसके हिसाब से कंजम्पशन कितनी चेंज हुई, इसे बोलते हैं एमपीसी। चेंज इन कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सी से, डेल्टा वर्ड आ गया तो चेंज, वैसे ये डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं। अब हम इसका शेड्यूल बनाते हैं। देखिए अब शेड्यूल की बात करें, एमपीसी का शेड्यूल कुछ नहीं है, वही है इनकम कंजम्पशन ले ली, लेकिन अब क्या लेना है, चेंज इन कंजम्पशन। चेंज कैसे निकालेंगे भैया, आप देख लो इन सब का बढ़ कितने से रहा है, ये 80 से बढ़ रहा है, तो 80 चेंज आ गया सब। पहले तो बढ़ ही नहीं रहा, पहले कहाँ बढ़ रहा है, पहले जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन था। अब कंजम्पशन भैया जो बढ़ ही नहीं रहा, ये तो पहले का उतने का उतना है ना, बढ़ेगा कैसे, अगले पे देखना, पिछले से देखना है ना कि पिछले से कितना बढ़ा, 80 से बढ़ा, 80 आ गया। इनकम कितने से बढ़ी, पिछले लेवल से देखो कि पहले जीरो थी फिर 100 हुई, पिछले से माइनस करते जाओ तो 100 आ गई। और एमपीसी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी ये है, डेल्टा वाई है, तो पहले तो बढ़ा ही नहीं कुछ भी, डैश डैश, ये भी डैश आ जाएगा, तो डैश अपॉन डैश डैश आता है। लेकिन फिर अब देखो 80 अपॉन 100, कंजम्पशन 80 थी बढ़ गई और ये 100 से बढ़ा तो 0.80 आ गया, ये भी 0.80 आ गया। हर जगह पे देखो 0.80, मतलब 0.80 ही आएगा, क्योंकि भैया जिस हर एक रेट सेम है ना, ये भी उसी रेट से बढ़ रहा है, ये भी उसी रेट से बढ़ रहा है, तो इसलिए यही आएगा। और आप ग्राफिकली दिखा सकते हो कि भैया कैसे दिखाओ, देख सकता है ये कंजम्पशन बनाया, एक पॉइंट बनाओ जैसे कि बी, यहाँ पर लिख दिया y1, यहाँ लिख दिया m, फिर दूसरा पॉइंट ऊपर बनाओ कहीं पे n लिख दिया यहाँ पर, और ये हो गया y2। तो ये जो इनकम जितने से बढ़ी वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे इस तरीके से आपने बनाया कि देखो ये डेल्टा y है कि y2 में से y1 माइनस करके डेल्टा y आ गया, और कंजम्पशन कितने से बढ़ी वो रिप्रेजेंट यहाँ से करेंगे mn से, या ऐसे कह सकते हो आप कि ये जो कंजम्पशन कितने से बढ़ी आप कैसे निकालोगे, पिछले वाले से माइनस करके। ठीक है, यानी कि m में से n माइनस करके, ठीक है, वो कह सकते हो। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो mn अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, तो ऐसे निकालना होता है कि किस तरीके से आप निकालोगे, सॉरी ये n में से m माइनस करेंगे, क्योंकि बढ़ी तो ऊपर आता है, तो n में से m माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब बात करते हैं वही फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एमपीसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यार, देखो वही है भाई, एमपीसी की वैल्यू आप जैसे कि देख पा रहे थे 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 और 1 के 0.80 कहाँ आता है, 0 और 1 के बीच में आता है, तो देखो 0 और 1 के बीच में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 0 नहीं हो सकती, 0 भी हो सकती है जब अगर मैं सारी एडिशनल इनकम, जो मेरी इनकम बढ़ी वो मैं कंज्यूम कर दूँ, यानी कि कुछ भी सेविंग ना करूँ, यानी कि डेल्टा एस 0 हो जाए, सारा कुछ कंज्यूम कर लूँगा। यानी कि मान लो जैसे कि ये है 100 से इनकम बढ़ रही थी ना, अब 100 का 100 ही कंज्यूम कर लेता तो क्या आता है, 100 अपॉन 100, तो क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 आ जाता है फिर एमपीसी। लेकिन अगर मैं सारे इनकम जो बढ़ी वो सेव कर लूँ, यानी कि जो भी मेरे इनकम बढ़ी 100 से, वो 100 के 100 इनकम सेव कर लूँ, कंजम्पशन कुछ ना करूँ, 0 हो जाए कंजम्पशन,
जितनी इनकम बढ़ी उतनी कंजम्पशन मैंने एकदम से जीरो कर दी, तो मेरी एमपीसी जीरो आ जाएगा। तो एमपीसी जीरो आ जाएगा। तो एमपीसी जीरो आ सकता है, टेंशन ना लो। एमपीसी वन भी आ सकता है, लेकिन एमपीसी की वैल्यू ज़्यादातर किसके बीच में रहती है? जीरो और वन के बीच में रहती है। तो आपसे कोई पूछे कि एमपीसी जीरो आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, वन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जीरो वन के बीच में रहती है। एमपीसी देखो पुअर कंट्री, एमपीसी गरीब लोगों का ज़्यादा रहता है, रिच का कम आता है। जैसे को पता है कि जितने भी हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री हमारी इंडिया है, बांग्लादेश है, इसमें यहाँ पर खर्चे बहुत करते हैं लोग, क्योंकि भैया लोगों पे जैसे ही पैसा कम है, अब जैसे ही पैसा आएगा उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, वो खर्च करते हैं, नए नए सामान खरीदेंगे, क्योंकि वो पुअर है। लेकिन जो रिच लोग होते हैं ना, उनका तो भैया रोज़ का काम है ये, तो वो खर्चा नहीं करते एकदम से, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, क्योंकि उनका तो भैया इनकम पहले से ही है। तो इनकम बढ़ भी गई, ये नहीं कि एकदम से खर्च करने लग जाए, क्योंकि उन्होंने खर्चे ऑलरेडी सब देखे हुए हैं, उनके पास सारी फैसिलिटी है, सारी सारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत अच्छा है, तो उनका खर्चा एकदम से नहीं करते वो ज़्यादा। लेकिन वो क्योंकि वो रिच पहले से ही है, हम रिच नहीं है तो हम एकदम खर्चा ज़्यादा करते हैं, हमारा पैसा बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। पुअर कंट्री की बात करें तो उनका खर्चा ज़्यादा होता है, तो एमपीसी ज़्यादा रहेगा। एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे ही इनकम बढ़ती है तो एमपीसी ज़्यादातर हम गिरा देते हैं। रिचर की बात करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लग जाती है, जैसे हमारी इकोनॉमी अगर धीरे धीरे डेवलप कंट्री बन रही है, रिचर बन रही है, तो हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है कि हम उसे सेव करके रखें। फॉर एग्जांपल आपकी अब इनकम बढ़ने लग गई, 1 साल 2 साल तक 1 लाख रुपए इनकम पहुंच गई, तो आप बचाना स्टार्ट कर दोगे, बचत स्टार्ट कर दोगे ज़्यादा ज़्यादा, ताकि क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में काम आएगा। तो हमारी एक टेंडेंसी होती है, जैसे हमारी इकोनॉमी रिचर होती है तो हम कंज्यूम कम करते हैं उस परसेंटेज के हिसाब से, तो एमपीसी कम हो जाता है इसलिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल उसी के जैसा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बताऊंगा नहीं लिखवा के, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है, सेविंग फंक्शन है। पहले हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, अब सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन वही है जैसे कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। वहाँ हम कंजम्पशन की बात करते हैं, यहाँ सेविंग की बात कर रहे थे। सेविंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एस इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। सेविंग, नेशनल इनकम, फंक्शनल रिलेशनशिप कि इनकम के हिसाब से सेविंग कितनी होती है। शेड्यूल देखिए जो मैं आपको बनवा रहा था बिल्कुल वैसे ही बनेगा भैया, इनकम वही शेड्यूल वही शेड्यूल। अब स्टार्टिंग सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके, क्योंकि इनकम या तो इनकम का पोर्शन या तो कंज्यूम करूँगा या तो सेविंग करूँगा, तो 0 - 40 -40 आ गया। स्टार्टिंग में देखो सेविंग माइनस में होती है, उसके बाद जीरो हो जाती है क्योंकि कंजम्पशन पहले पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कंजम्पशन कम होता है, सेविंग ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर सेविंग बढ़ती है। तो देखो ग्राफ ऐसे बनेगा सेविंग का नीचे से, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में माइनस में है, तो माइनस का पॉइंट नीचे आएगा, और वो जो जो नीचे वाला पॉइंट है जहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तक, ये जो जहाँ पर ये सेविंग जीरो हो रही थी, इस पॉइंट तक ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे पहले डिस सेविंग कहेंगे, ये वहाँ भी लिखवाया था मैंने, डिस सेविंग, क्योंकि वहाँ पर सी बार है, माइनस का सी बार लिखेंगे, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है। उसके बाद जीरो जहाँ पर हो गया उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम बराबर थी, उसके बाद सेविंग बढ़ रही है देखो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वही है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कहाँ से हो रहा है? बिल्कुल नीचे से हो रहा है, यानी कि एस पॉइंट से, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव सेविंग हो रही है। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व की बात करें तो देखो स्लोप क्या है, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि हमारा इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है। ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है? जब सेविंग जीरो हो जाती है, वहाँ पर कंजम्पशन और इनकम बराबर है, वही लिखा है ना। पॉजिटिव सेविंग कब होती है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, बिल्कुल वैसी है। इसकी भी दो प्रोपेंसिटी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वहाँ पर कंज्यूम लिखा होता है, यहाँ पर सेव आ गया बस। इसका फॉर्मूला वैसे बनेगा APS, क्या बोलेंगे कि भैया रेशियो ऑफ सेविंग टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि सेविंग कितना है इनकम के हिसाब से। तो देखो शेड्यूल वही बनेगा बिल्कुल वैसे ही कि भैया सेविंग देखो वही ले ली। अब सेविंग कैसे APS कैसे निकालूंगा? सेविंग को डिवाइड कर देगा इनकम से, तो -40 डिवाइड बाई 0 डैश आएगा, क्योंकि भैया नीचे जीरो है, इन्फिनिटी कह सकते हो आप, ठीक है। -20 डिवाइड बाई 100 माइनस में आएगा, -0.20, 0/200 जीरो आएगा, 20/300 0.067 ऐसे। तो स्टार्टिंग में देखो APS नेगेटिव, पहले डैश फिर नेगेटिव भी हुआ था। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहाँ पर? जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दी कि ये वाला जो इनकम है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऐसे ये O/1 बोल देंगे, ये वाला जो सेविंग है
इसको ओ आर बोल देंगे तो ए पी एस कैसे निकलेगा, ओ आर डिवाइड बाई ओ वाई वन। ठीक है, तो बात करें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि ए पी एस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, क्योंकि ये आपको ध्यान से समझ सकती, वन कब होगा, वन तब होगा जब मैं सारा का सारा, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, वन कब होगा ये, जब मैं सारा का सारा जो इनकम है वो सेविंग कर लूँगा, तभी वन होगा ना। क्योंकि जैसे कि 100 इनकम है तो 100 सेविंग आ गई, अगर 100 ही सेविंग आ गई तो 100/100 वन हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि कंजम्पशन भी तो बीच में होती है, और कंजम्पशन क्योंकि कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि अगर सेविंग अगर इनकम के बराबर कभी नहीं आ सकती, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। कंजम्पशन जीरो होगा तभी तो सेविंग और बाइंग बराबर आएगा, इसीलिए वन भी नहीं हो सकता। जीरो तो भैया हो सकता है, देखो जीरो भी तो है, लेकिन वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वन से ज़्यादा कैसे हो जाएगा, मेरी बात यहाँ समझना। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इनकम 100 है, सेविंग 120 है, इसका मतलब मैं कंज्यूम करूँगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इनकम से ज़्यादा आप सेव कर लोगे, नहीं हो सकता ना कभी। जितनी इनकम है उतना ही तो मैक्सिमम आप सेव कर सकते हो। हाँ, कंजम्पशन ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आपने पीछे बात करी थी कि कंजम्पशन तो भैया 100 पे भी 120 था, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा हो सकता है। अब आप कहोगे कैसे हो सकता है ऐसा? देखो आप पुराना जो आपने पैसा बचाया होगा उसको आप खर्च करोगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं इनकम से। वो कैसे पूरा करोगे? जो आपने पिछली बचत करी होगी वहाँ से पूरा करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कंजम्पशन ज़्यादा होती है। पिछली बचत से आप कहोगे भाई 100 मेरी इनकम है, 120 कैसे खर्च कर दूंगा? भाई जो आपने 20 रुपये पहले बचाया हुआ होगा ना, वो भी आप खर्च कर दोगे, जो बचाया हुआ पैसा होगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में देखो एपीएस कभी भी वन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सी कभी जीरो नहीं हो सकता। वन से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि भैया जितनी सेविंग मैं कभी भी इनकम से ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकता। ठीक है ना? एपीएस जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो जो आप देख सकते था एपीएस नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है। देखो स्टार्टिंग में नेगेटिव था क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा थी। वन से कम बिल्कुल है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीएस आपका देखो क्या हो रहा है, वन से कम हो रहा है। नहीं हो रहा बेटे वन से कम, ठीक है ना? वन से कम मेरे भाई स्टार्टिंग में था, उसके बाद धीरे धीरे वन से कम मतलब है, रहता ही रहता है। लेकिन एपीएस राइज होता है। देखो स्टार्टिंग में माइनस में था, धीरे धीरे सेविंग बढ़ रही है, तो स्टार्टिंग में ये माइनस में होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। हाँ, एपीसी वन से कम होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन एपीएस बढ़ता है इनकम के साथ साथ। ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद मैं सेविंग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ होती है। अगला देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये वही चीज़ है भाई। चेंज इन वहाँ कंजम्पशन था, यहाँ सेविंग आ गया, टू चेंज इन टोटल इनकम वही आ गया। डेल्टा एस बोल दिया इसको, डेल्टा वाई बोल दिया, तो उसका भी शेड्यूल देखो वैसे ही बनेगा। चेंज इन सेविंग लिख दिया, ये देखो चेंज इन सेविंग 20-20 से हो रही है, तो 20-20 आ गया। 20-20 से बढ़ रही है ना, इनकम 100 से बढ़ रही है, तो 20/100 0.20, 0.20 रहेगा, सेम ही रहेगा। ग्राफ ऐसा बना दिया, एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट डॉटेड ऐसे, तो देखो ये मतलब दिखा दिया कि देखो ये इनकम बढ़ रही है, डेल्टा वाई से डिनोट कर दिया, y1 y2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है PR से, पॉइंट के नाम दे दिए और फॉर्मूला बना के दिखा दिया। MPS की बात करें तो देखो ये 0-1 के बीच में रहता है, आपको दिख रहा है साफ साफ। MPS जीरो, हालांकि जीरो हो सकता है, कब हो सकता है जीरो? कि अगर मैं सारा एडिशनल इनकम सेव कर लूँ, जैसे पीछे हमने समझा था MPC और MPC को समझा था कि भाई अगर मैं सारा इनकम जो बढ़ी, जैसे 100 से इनकम बढ़ी, अगर 100 की 100 सेव कर लूँ तो MPS 1 आ जाएगा। लेकिन अगर 100 की 100 कंज्यूम कर लूँ तो MPS 0 आ जाएगा। तो MPS 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका स्लोप की बात करें तो देखो ये पॉजिटिव स्लोप है ये भी, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है भैया सेविंग हमारी बढ़ती है। देखिए रिलेशनशिप की बात करें कि भैया एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी कई बार आपको समझना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको पता है कि भैया इनकम का पोर्शन, इनकम को या तो मैं कंज्यूम करूँगा या सेविंग करूँगा, उसकी इनकम से या तो कंज्यूम करूँगा सेविंग करूँगा। तो इनकम का फॉर्मूला क्या बन गया? C+S, है ना? अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, दोनों का रिलेशनशिप बना रहे हैं ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y। अब मान लेते हैं कि अगर मैं दोनों को y से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो गया? y इज अपॉन वाई, C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई।
तो वाई अपॉन वाई हो गया 1। इसका फॉर्मूला क्या था, ए पी सी, सी अपॉन वाई किसे बोलते हैं, ए पी सी को, और एस अपॉन वाई किसे बोल रहे थे अभी, ए पी एस को। यानी कि भैया वही चीज़ हो गई ना, ए पी सी प्लस ए पी एस इजिकल टू 1। भैया इनकम का जो पोर्शन में ये रेशो की फॉर्म में हो गया, रेशियो का टोटल हमेशा 1 आता है। जैसे कि इसको 100% बोलते हैं, तो जितना कुछ परसेंटेज मैं इसमें से कंज्यूम करूँगा, कुछ परसेंटेज सेव करूँगा, उसको हम रेशियो की फॉर्म में 1 बोल देते हैं। तो वही चीज़ है ना कि जितना मैं कंज्यूम करूँगा और सेव करूँगा उसको मिला के इनकम आती है। ऐसे ही ए पी सी और ए पी एस को मिला के 1 आएगा, यानी कि टोटल इनकम आ जाएगी। ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप होता है दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन हमारा होता है आपका एम पी सी और एम पी एस का। वो भी ऐसे ही होता है रिलेशनशिप, उसमें भी कुछ नहीं होता, वो भी ऐसे ही होता है। जैसे कि आपको पता है कि अब जितनी इनकम बढ़ रही है यानी कि डेल्टा वाई, उसको या तो मैं कंज्यूम करूँगा यानी कि डेल्टा सी, उतने से ही कंजम्पशन बढ़ा दूंगा या उतने से ही सेविंग बढ़ा दूंगा। जितनी इनकम मेरी बढ़ रही है उससे या तो मैं कंजम्पशन बढ़ा दूंगा और या तो सेविंग बढ़ा दूंगा। तो यानी कि डेल्टा वाई खर्च कहाँ होगा, डेल्टा वाई या तो मैं बचा लूँगा या तो मैं खर्च कर दूंगा। इसको भी ऐसे ही करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई, दोनों को वाई से डिवाइड कर, वाई से नहीं डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं, डेल्टा वाई से, ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट गया तो 1 आ गया। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई को क्या बोल रहे थे अभी, एम पी सी का फॉर्मूला था ये, और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई एम पी एस का, यानी कि एम पी सी प्लस एम पी एस इजिकल टू 1। वही चीज़ है ना कि जितने से कंजम्पशन बढ़ेगी, जितने से सेविंग बढ़ेगी, उन दोनों को मिला दूंगा तो वो 1 की इक्वल आ जाएगा, यानी कि 100%, यानी कि इनकम। समझ गए? तो ये चीज़ होती है। तो कई बार इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि आप एक ही ग्राफ से, एक ही शेड्यूल से, आप मतलब आपको एक शेड्यूल दे दिया इनकम और कंजम्पशन का, वो कहेगा कि बताओ सारा कुछ निकालो, ए पी एस, ए पी सी, ए पी एस, एम पी सी, तो सब निकाल सकते हो आप, फॉर्मूला पता है आपको सबको, है ना। तो जैसे आपने इनकम कंजम्पशन सेविंग निकाल लिया, डेल्टा सी पहले निकाल लो, भैया ये 90 से बढ़ रहा है, डेल्टा एस निकाल लिया। ए पी सी निकाल लो, फॉर्मूला पता है कि भैया सी को वाई से डिवाइड कर दो। ए पी एस निकाल लो, एस को वाई से डिवाइड कर। ऐसे एम पी सी, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई तो वही है ना, 100 ही है। तो ऐसे आप बना सकते हो। अगर हम चारों को एक साथ रखें, एक रिलेशनशिप बनाए या कुछ समझे, तो जैसे कि जीरो की बात करें, नेगेटिव की बात करते पहले, कौन सी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ए पी सी कभी नहीं हो सकता क्योंकि भैया कंजम्पशन रहती है। ए पी एस होता है, आपको दिख रहा था अभी। एम पी सी कभी नहीं हो सकता भैया, जब इनकम बढ़ती है तो या तो उसको कंज्यूम करूँगा या तो सेव करूँगा। ये थोड़ी है कि नेगेटिव सेविंग करूँगा मैं ना। आपने देखा कभी नेगेटिव था, मैंने क्या बताया था अभी एमपीसी के बारे में भी पीछे भी, कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन अब 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहती है, नेगेटिव कभी नहीं होता। क्योंकि भैया देखो डेल्टा एस कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं सकता। नेगेटिव कब होगा, कि जब इनकम ज़्यादा हो जाए, सेविंग ज़्यादा हो जाए इनकम से, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसे ही एम पी एस कभी नहीं हो सकता नेगेटिव, क्योंकि कभी भी देखो इनकम, डेल्टा सी कभी भी डेल्टा वाई से ज़्यादा नहीं हो सकता। डेल्टा सी यानी कि देखो कंजम्पशन इनकम से, देखो कंजम्पशन तो इनकम से ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में, लेकिन डेल्टा सी नहीं हो सकता ना, क्योंकि डेल्टा सी का मतलब क्या है, मान लो अगर मैं 100 से इनकम बढ़ रही है मेरी, तो मैं मैक्सिमम जो कंजम्पशन बढ़ा सकता हूँ वो 100 से ही बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि स्टार्टिंग में कंजम्पशन ज़्यादा होती है इनकम से, बट ये बात करें बढ़ने वाली, कि अगर इनकम 100 से बढ़ रही है तो भैया कंजम्पशन भी तो मैक्सिमम 100 से ही बढ़ा सकता हूँ। ये थोड़ी कि 200 से बढ़ा दूंगा, बढ़ा सकता हूँ। यहाँ बढ़ाने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ हो रही थी कि भैया अगर इनकम 100 है तो स्टार्टिंग में कंजम्पशन 110 हो सकती है, लेकिन बढ़ा तो मैं उतनी ही सकता हूँ जितने की इनकम होती है। इसलिए एम पी एस कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा सी नेगेटिव हो सकता। जीरो कौन को सकता है, ए पी सी कभी नहीं हो सकता। ए पी एस हो सकता है, अभी हम देखा था। एम पी सी हो सकता है जब अगर सारा सेविंग मैं कर दूँ डेल्टा वाई की। एम पी एस भी हो सकता है अगर मैं सारा कंजम्पशन कर दूँ इनकम का। 1 ए पी सी होता है, बिल्कुल हो सकता है। ए पी एस बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 1 अगर हो गया तो भाई इसका मतलब सेविंग मैं कंजम्पशन कर ही नहीं रहा,
क्योंकि वही कहना, सेविंग कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इनकम के, वरना कंजम्पशन इसका मतलब जीरो होगी। ये वन नहीं हो सकता। एमपीएस हो सकता है, एमपीएस वो भी हो सकता है। मतलब ये तो एमपीसी और एमपीएस तो बिल्कुल एक जैसे ही है। मोर देन वन ये हो सकता है, बिल्कुल होता है, ये नहीं हो सकता। ये हो गया तो इसका मतलब क्या है कि भैया सेविंग ज़्यादा करो इनकम से, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। समझ गए, ये चीज़ होती है। देखिए अब बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। कंजम्पशन फंक्शन आपको पता था अभी क्या था कि भैया कंजम्पशन के इनकम के हिसाब से कंजम्पशन कितनी होती है, तो उसका अगर इक्वेशन बनाए तो कैसे बनेगी। तो देखो किस तरह से बनेगी। कंजम्पशन कैसे होती है, स्टार्टिंग में आपने बताया कि स्टार्टिंग में ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, यानी कि जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन होती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, सी बार डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करेंगे बस। उसके बाद अगर कोई भी मुझे कंजम्पशन निकालनी है किसी भी इनकम पे, तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। देखो एमपीसी होता क्या है, यही तो होता है। कोई भी अगर मुझे अब कंजम्पशन निकालनी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को छोड़ दूँ, तो जैसे कि मुझे निकालनी है, मान लो 100, जैसे मैंने अगर इनकम 100 से बढ़ाई तो कंजम्पशन कितनी होगी। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं सीधा एमपीसी को देखूँगा, ठीक है ना, एमपीसी को देखूँगा। जैसे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.90 यानी कि 90 से देखो बढ़ गई कंजम्पशन, तो 90 प्लस कर दूंगा, समझ गए। यानी कि किस में 90 प्लस कर दूंगा, इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन में। ऐसे ही 100 से फिर इनकम बढ़ी तो कितनी कंजम्पशन बढ़ी होगी, एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.90, तो 90 से बढ़ी होगी। यानी कि 90 से बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि वो कैसे निकाली, प्लस कैसे करूँगा, एमपीसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा इनकम से, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी कंजम्पशन बढ़ी। वही तो प्लस करते जा रहा है इसके अंदर, सी बार प्लस ये, सी बार प्लस ये, सी बार प्लस ये। तो यानी कि एमपीसी को देखो आप डिनोट कैसे करते हैं, एमपीसी को डिनोट करते हैं बी से, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ वाई से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया किसी भी तरीके का आपको कोई भी कंजम्पशन निकालनी है किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे निकाल सकते हो। बस वहाँ पर एमपीसी देखो और सी बार देखो, सी बार को प्लस कर देना है उसको, एमपीसी से, एमपीसी को उससे, जब आप करके भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो सी बार था 20, ठीक है, तो एमपीसी था 0.90, तो मान लो इनकम 300 है, तो 300 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कंजप्शन आ जाएगी अभी कभी, 20 प्लस 300 मल्टीप्लाई 0.90 कितना होता है, 300 को 0.90 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से, कितना आएगा, 9 3 जा 27, तो 270 290 आएगा। देखो वहाँ पर देखो 290 लाख लिखा ही होगा, देखो ध्यान से, है ना, वही ये निकालना होता है। यही तो तरीका होता है कि आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सिर्फ एमपीसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले वाले से कितनी बड़ी होगी। तो सीधा 300 मल्टीप्लाई 0.90 कितना आ गया, 270, यानी कि शुरुआत से 270 प्लस कर दूंगा सी बार में तो 290 आएगा, ठीक है ना। ऐसे होता है, ये इक्वेशन होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें अब इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, ये समझ में आ गया। बी को क्या है, बी क्या है एमपीसी, सी बार क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन की बात करते हैं जरा, ठीक है, सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन की बात करें तो देखो सेविंग कैसे निकालते हैं, सेविंग निकालते हैं इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके। अब फॉर्मूला कैसे बन रहा है देखो, बड़ा सिंपल है, इनकम है ये, सेविंग से कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या था, सी बार प्लस बी वाई, यही था ना, यही था, हाँ या ना, बिल्कुल सर यही था, यही था, और हमें पता है ये तो बात। उसके बाद आप ध्यान से देखो, अब एस इजिकल टू ये y है, ये भी y है, तो y कॉमन ले सकते हैं, इसको अलग ले लेते हैं माइनस सी बार, इसको अलग लेते हैं प्लस y प्लस बी, ठीक है, ये y हो गया, हाँ सॉरी ये माइनस का है तो ये ब्रैकेट आएगा, तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो ये माइनस सी बार है, देखो एक बार ध्यान समझो, ये s इजिकल टू वाई माइनस सी बार, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा। अब ये माइनस सी बार को अलग कर लेते हैं और y यहाँ लिखते हैं माइनस बी वाई लिखते हैं, y को y एक साथ लिखते हैं, और y को y कॉमन आ गया तो ये 1 हो गया और ये b हो गया। तो यानी कि फॉर्मूला बन गया सेविंग फंक्शन का, ये इक्वेशन का माइनस सी बार, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में देखो कंजम्पशन माइनस, मतलब आपकी सेविंग माइनस में होती है, तो माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टार्टिंग में डिस सेविंग होती है, प्लस वाई
और 1 - b। 1 - b का मतलब है, मैंने क्या बताया था अभी, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे MPS निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ, 1 में से MPC को माइनस कर दो। तो वही है कि 1 में से अगर MPC को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, MPS। यानी कि बेसिकली कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, MPS से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मुझे 400 लेवल पे निकालना है, सेविंग कितनी हो रही होगी, तो क्या करूँगा, -20। पहले तो देखो कंजम्पशन 20 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 20 है, लेकिन सेविंग के केस में वो -20 बोलूँगा, माइनस का बोलूँगा सी पर, क्योंकि वो माइनस में होता है। तो -20 हो गए। तो 400 को अगर मैं 0.10 MPS से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 40। तो -20 + 40 कितना होता है, 20। समझ गए ना बात को, ऐसे निकालते हैं। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारे खत्म हो रहा है चैप्टर, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सेविंग कर्व से अगर कंजम्पशन कर्व बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, बड़ा सिंपल है। पहले आप सेविंग कर्व बनाइए। देखिए ये कंजम्पशन है, ये मतलब ये देख सकते हो, ये सी बार है, ये कंजम्पशन कर्व है पहले, ठीक है। कंजम्पशन कर्व बना रहे हैं, और आपको एक बात पता है कि जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहाँ पर सेविंग 0 होता है। तो अगर मैं ई से ये एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वहाँ पर सेविंग 0 होती है। तो वहाँ से फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो सेविंग कर्व तुरंत बन जाएगा। तो वही लिखा हो ना, एट 0 लेवल ऑफ इनकम। पहले तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, जितनी ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है उतना ही माइनस में सेविंग होती है। उसके बाद कंजम्पशन कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ई पे, वहाँ पर सेविंग 0 होती है। फिर जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग कंजम्पशन तो बढ़ रही है लेकिन इनकम ज़्यादा होती है। तो जैसे इनकम ज़्यादा होती है तो कंजम्पशन कम हो जाती है, सेविंग ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये लाइन ड्रॉ करके बस। अगला होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन की बात कर दी, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। हमने कंजम्पशन और सेविंग की तो बात कर दी है, अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म करती है वो हमने समझा था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो न्यू कैपिटल एसेट को खरीदने में होता है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब खरीदनी है मुझे। वो भी 2 तरीके की होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस। हम ज़्यादातर ऑटोनोमस लेते हैं, लेकिन इंड्यूस्ड क्या होती है, जो डिपेंड करती है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे और इनकम लेवल पे डिपेंड करती है। यानी कि जब हमें लगेगा कि भैया प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो मैं बढ़ा दूंगा, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम कर दूंगा। क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो हमें लगता है कि चलो भाई अब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा है, कि वही लिखा हुआ है, इट इज़ इनकम इलास्टिक। जब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो इसका ग्राफ ऊपर बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। जैसे लो ऑफ डिमांड होता है, इनकम बढ़ेगी, जैसे प्रॉफिट प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, इस तरह से है, ठीक है ना। सॉरी, लो ऑफ डिमांड नहीं, लो ऑफ सप्लाई होता है जो, कि ये अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है ना। जब डिनोट भी कर रहे हैं कि भैया जैसे इनकम बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। बट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, वो तो भैया सेम रहता है। चेंज इनकम प्रॉफिट मोटिव पे नहीं होता ना वो, कि अगर मुझे पैसा नहीं कमाना तो जितनी मर्जी मेरी इनकम हो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाऊंगा, मैं किसी हाल में नहीं बढ़ाऊंगा इन्वेस्टमेंट को, जितनी जितनी मर्जी में इनकम। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है, कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी पे करती है, कोई कंट्री की भलाई के लिए कर रही है, वो भैया प्रॉफिट के लिए कमाने के लिए नहीं कर रही। तो वो इन्वेस्टमेंट सेम ही रखेगी, इनकम बढ़े या ना बढ़े, ठीक है ना। वही लिखा है, प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, ये सोशल वेलफेयर की होती है। ये प्राइवेट सेक्टर करती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर करती है। इसका ग्राफ अपवर्ड है, इसका पैरेलल टू एक्सिस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का डिटर्मिनेंट निकाले तो भैया अकॉर्डिंग टू किनेस, द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमारा एक्सपेक्टेड जो रिटर्न मिलने वाला है उस इन्वेस्टमेंट से वो कितना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो करने वाला हो। अगर वो रिटर्न ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करूँगा, वरना नहीं करता। सप्लाई प्राइस पहला होता है, कि यानी कि जो न्यू एसेट की कॉस्ट है मेरी बनाने में कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल एक मशीन 10,000 रुपये की है, अगर वो 10,000 रुपये की मशीन मैं ओल्ड मशीन से ख़रीदता हूँ, मतलब वो मेरा 10,000 का सप्लाई प्राइस हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल एक मशीन मुझे ख़रीदनी है और मुझे लग रहा है कि उसको बनाने का 10,000 रुपये की कॉस्ट आएगी, तो वही सप्लाई प्राइस है। या 10,000 रुपये का मैं बेचूंगा उस मशीन को, तो वो मेरी सप्लाई प्राइस है। तो उसको देखते हुए करना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, यानी कि नेट रिटर्न कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिस पे आपको 1,200 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन 200 रुपये खर्चा होगा, तो नेट कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। तो कैसे निकालूंगा, अगर मुझे ये निकालना है, वही मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट निकालना है,
तो मैं देखूँगा अच्छा मुझे 1000 रुपये का फ़ायदा होगा, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो मेरा 10% का रिटर्न आएगा, ठीक है ना। उस मशीन को खरीदने में अगर 10,000 रुपये लगेंगे और 10,000 रुपये का 1,000 रुपये मिलेगा खाली, मुझे 10% रिटर्न आएगा। जितना ये रिटर्न ज़्यादा होगा उतना फ़ायदा है। सप्लाई प्राइस क्या था कि वही चीज़ है कि अगर नई एसेट को खरीदने की कॉस्ट, वो कैसे निकालोगे कॉस्ट, वो मुझे बनाने में कितनी आती है, उसे सप्लाई प्राइस बोलते हैं। इट इज़ अ प्राइस एट विच न्यू कैपिटल एसेट कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस्ड, कि अगर वही कैपिटल एसेट जो खरीदने वाला हूँ वो मुझे कितने का पड़ेगा अगर मैं बेचूंगा तो या बनाऊंगा तो, समझ गए। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, ROI उसे बोलते हैं कि भाई बोरिंग मनी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो मैं ले रहा हूँ उसके लिए मैंने जो पैसा उधार में लिया है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। मान लो मैंने लोन लिया है वो 10% का है, लेकिन मुझे रिटर्न आएगा 12% का इन्वेस्टमेंट करके, तो फ़ायदा है इसका मतलब। क्योंकि मैं तो यही वो कह रहे हैं भैया MEI मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए ROI से, तब वो इन्वेस्टमेंट मैं लूँगा। 12% अगर आ रहा है तो मतलब अगर मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 20% MEI है तो फिर फ़ायदा है, तो मैं कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट। अगला होता है एक्स एंटे एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो वही चीज़ है यार, एक्स का मतलब हो गया बाद में, ठीक है ना। एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का होता है। एक्स एंटे सेविंग का मतलब होता है कि जो सेविंग हाउस होल्ड्स प्लान कर रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, वो एक्स एंटे। एक्स एंटे सेविंग का मतलब यही होता है, ठीक है ना। एक्स एंटे का मतलब जो हम सेविंग के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी करी नहीं है, प्रोपेंसिटी टू सेव वही है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब वही है कि जो हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अभी करा नहीं है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कब आता है, जब ये दोनों बराबर आ जाए, यानी कि जितना मैं सेविंग प्लान कर रहा हूँ और जितना ही मैं इन्वेस्टमेंट प्लान करूँ दोनों बराबर आ जाए। एक्स एंटे को प्लान बोल सकता हूँ, इंटेंडेड बोल सकता हूँ, वॉलंटरी बोल सकता हूँ। तो इक्विलिब्रियम अगर इकोनॉमी में चाहिए तो कैसे आ सकता है, जब ये दोनों बराबर आ जाए। जनरली जो सेविंग होता है वो हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट फर्म करता है, आपको पता है ये बात। अगर उतना ही इन्वेस्टमेंट कर दे फर्म भी जितना लोग सेविंग करना चाह रहे हैं तो सही रहेगा। तो सेविंग ज़्यादातर क्या होता है, छोटी अमाउंट की होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। सेविंग हमारा काम आती है बहुत सारे कुछ अनसर्टेन, कोई इवेंट आ गया, कोई कंटीजेंसी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, और इन्वेस्टमेंट होते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो ज़्यादातर ये इक्वल नहीं आती, ये इक्वल बहुत कम आती है। ये तब आती है जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है हमारे इकोनॉमी में, ठीक है। यानी कि लोग जितना खर्चा कर रहे हैं उतना ही अगर कोई लोग सब फर्म मतलब सामान बना रही है तब तो ज़्यादा इक्वल आता है। ये हम अगले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे समझेंगे। लेकिन हम बात करते हैं फिलहाल अभी एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि जो एक्चुअल लोगों ने सेविंग करी वो प्लान्ड सेविंग था, लेकिन जितना एक्चुअल सेविंग करी वो एक्स पोस्ट बोल देंगे। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करी, एक्चुअल और वो प्लान्ड है, दोनों में फ़र्क ये है बस, ये एक्चुअल है वो प्लान्ड है। अगला होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोग जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, उनको काम मिल रहा है विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। सिंपल, जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी है उनको काम मिल रहा है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट में दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है हमारी यहाँ पर। एक होता है फ्रिक्शनल, कई बार क्या होता है कि टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। मान लो आपने जॉब छोड़ी, आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन जब तक आपको 2 महीने तक काम नहीं मिला तो उसे बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादातर होता है कि कई बार आपको कई काम आप ढूंढ रहे हो तो कई बार एकदम से नहीं मिलता, कई बार मशीन आपकी नहीं आ गई, कई बार कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कोई ब्रेक डाउन हो गया तो एकदम से आपको कोई काम नहीं मिलता कई बार। लेकिन एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब कि बंदा अनएम्प्लॉयड है क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा, जो लोग चाहते हैं, जो डिमांड है स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर की वो नहीं मिल रही। जैसे कि आजकल AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसकी जॉब निकली भी है तो भैया आपके पास काम ही नहीं होगा, क्योंकि ये भैया आपको आता ही नहीं है। अगर बंदे को AI का कोई जॉब मतलब मैं एम्प्लॉयर हूँ, अगर मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिसको AI आता हो, वो बहुत ही कम मिलेगा आजकल। तो वो बंदे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉय, या फिर AI की वजह से काम छूट गया लोगों का, उनको काम ही नहीं आता वो वाला, तो लोगों को निकाल दे जॉब से, तो उसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कंप्यूटराइजेशन से क्या हुआ था, वर्कर के पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, वो अनएम्प्लॉयड हो गए बहुत टाइम तक, ये चीज़ होती।
उसके बाद होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या होता है कि भैया बंदा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, फिर भी काम नहीं मिल रहा। एक तो होता है भैया काम करना चाहता है, मिल रहा है, वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट था। यहाँ पर काम करना चाहता है, लायक भी है, फिर भी नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। यानी कि वो बंदा तैयार है कि भैया मुझे काम दे दो, फिर भी नहीं मिल पा रहा। तो ये आजकल बहुत होता है ये, और ये इकनॉमी में ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। और यही हम एस्टिमेट ज़्यादातर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, इसी को अनएम्प्लॉयमेंट मानते हैं हम ज़्यादातर। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे चैप्टर पूरा समझ में आएगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको एक्चुअल में समझ में आया तो शेयर करिए उन लोगों से जिनको अच्छा समझ में आता है। थैंक यू सो मच।